अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं करण नाज। पाकिस्तान का बजट हमेशा से ही लफ्ज़ों का गोरख धंधा ही होता है, जिसे रेडीबान, भट्टा मजदूर, चपड़ासी से लेकर यौमिया मेहनत मजदूरी करने वाले तक को समझने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उन्हें सिर्फ इस बात से गर्ज होती है कि क्या उनकी आमदनी से महीने भर का राशन दस्तियाब हो सकेगा या नहीं, क्या उनका बच्चा रोते धोते मैट्रिक तक की तालीम हासिल कर पाएगा या नहीं, या चलो किसी दफ्तर में चपड़ासी ही भर्ती हो सकेगा। ये सब ऐसी हकीकतें हैं जिनसे कभी किसी हुकूमत को सरोकार रहा और वही गरीब की ज़िंदगी में कभी आसूदगी आने वाली है। आम पाकिस्तानी कितना अमीर है, इसके आदाद शुमार कुछ और हैं। हर बच्चा जो पाकिस्तान में पैदा होता है तकरीबन 80,000 रुपए का मकरूज़ पैदा होता है, और आम पाकिस्तानी की ज़िंदगी में शायद ही कभी ऐसा लम्हा आता हो जब ज़रूरत से ज़ायद उसके पास कुछ रकम जमा हो। कौमी बजट को मुल्क की दौलत की पैदावार और उसकी तकसीम का आईनादार होना चाहिए। उम्मीद ही रखी जा सकती है कि कभी कोई ऐसा बजट भी आए जो आवाम के लिए खुशखबरी और खुशहाली लाए। बहरहाल तब्दीली सरकार ने अपना बजट पेश करने से पहले पुरानी हुकूमत का रिपोर्ट कार्ड ही पेश किया। मुल्क खतरे की तरफ जा रहा है। वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर ने सारे खसारे का जिम्मेदार गुजरी हुकूमत को ठहरा दिया। बिजली का निज़ाम ठीक करने वाली हुकूमत तबाही मचा कर गई है। 450 अरब रुपए का खसारे का इल्ज़ाम भी लगा दिया है। बजट तकरीर से कहीं कहीं ऐसा भी लगा कि चीफ जस्टिस के जाने का इंतजार आजम स्वाति को नहीं बल्कि शायद असद उमर कर रहे थे। मोबाइल बैलेंस पर ख़त्म किया गया टैक्स बढ़ा कर आयद कर दिया गया, और क्या क्या खंजर चलाए गए हैं गरीब आवाम के कलेजों पर। तफसीली तौर पर आज प्रोग्राम में बात करेंगे, लेकिन पहले आपको हेडलाइंस की जानिब लिए चलूँगी। 2,500 से 3,000 अरब रुपए का मकरूज करके चले गए पाकिस्तान को। काश उस वक्त जब यहां से खड़े होके उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर ये झूठ का पलंदा कौम को सुनाते थे। काश इनका ज़मीर जागता, काश ये झूठे झूठे के नारे लगाते। अपोजिशन के शदीद शोर शराबे और नारेबाजी में वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर ने मिनी बजट सामने रख दिया। बोले, लोग समझते हैं कोई नया बजट पेश किया जा रहा है। सरमायाकारी बढ़ाने और माशी बेहतरी के लिए इस्लाहात पैकेज लाया हूँ। ऐसी मईशत बनाएंगे जहाँ IMF का प्रोग्राम आखिरी साबित हो। हमने एक्सपोर्ट बढ़ानी है, ज़राअत और इंडस्ट्री को पैरों पर खड़ा करना है। जब तक सरमायाकारी नहीं होगी मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। माशी इस्तेहकाम के लिए अखराजात और महसूलात में तवाज़ुन पैदा करना होगा। बैंकिंग टैक्स 39% से कम करके 20%। फाइलर्स की बैंकिंग ट्रांजैक्शन विद होल्डिंग टैक्स खत्म। वज़ीर ख़ज़ाना ने मिनी बजट में खुशखबरियां सुना दी। बोले, छोटे घरों के लिए कर्जे देंगे। 5 अरब रुपए की कर्ज हसना की स्कीम ला रहे हैं। नॉन फाइलर्स 1300 सीसी तक की गाड़ी खरीद सकेंगे। टैक्स बढ़ाने का ऐलान। छोटे शादी हॉल पर टैक्स 20,000 से कम करके 5,000 कर दिया। न्यूज़ प्रिंट पर भी ड्यूटी मुकम्मल ख़त्म करने का ऐलान। जस्टिस साकिब निसार के जाते ही मोबाइल टैक्स वापस आ गया। मोबाइल फ़ोन कार्ड पर 30% टैक्स की मंजूरी। इस्लामाबाद के ताजिरों पर फिक्स टैक्स आयद करने की मंजूरी। आम माल की दरामद पर 6 अरब 90 करोड़ रुपए का टैक्स रिलीव। सेलेक्टेड वज़ीर आज़म 3.5 माह बाद तशरीफ़ लाए। शहबाज शरीफ की कौमी असम्बली में इमरान खान पर तनकीद। बोले, सानेहा मॉडल टाउन पर मुझसे इस्तीफ़ा मांगा गया। PTI की मंतिक़ के मुताबिक पहले वज़ीर आज़म और फिर वज़ीर आला को इस्तीफ़ा देना चाहिए। शाह महमूद कुरैशी बोले, माजी में हुकूमतें हक़ाइक़ को छुपाती थीं, हमारी हुकूमत ने कुछ नहीं छुपाया। हम समझते हैं कि मासूम अफराद को कत्ल किया गया। जिम्मेदारों को करार वाकई सज़ा दी जाएगी। किसी को बचाने का इरादा था न है। सानेहा साहिवाल पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग न की जाए। सानेहा साहिवाल की JIT रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश। रिपोर्ट में CTD अफसरान कत्ल के जिम्मेदार करार। खलील और उसकी फैमिली बेगुनाह साबित। CTD के सरबराह समेत 3 अफसर तब्दील, 2 को मुअत्तल किया गया। मुलव्वस एहलकारों के खिलाफ इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में मुकदमात चलाए जाएंगे। वज़ीर आज़म का कहना था, अपोजिशन के मुतालबे पर जुडिशल कमीशन बनाने पर तैयार हैं। ये इंसानी अलमिया है कि इसको मिसाली बनाएंगे। अपोजिशन अपने मेंबर्स देना चाहती है तो दे सकती है।
सानहा साहिवाल के मुल्जिमान 19 जनवरी को गिरफ्तार हुए। FIR में एहलकारों को नामालूम बताया गया। राना सनाउल्लाह ने कार्रवाइयों पर सवाल उठा दिए। बोले, बेगुनाह लोगों को मारा गया। तब्दीली सरकार कहती थी पुलिस गोली मारे तो हुक्म ऊपर से आता है। मरियम औरंगजेब ने वजीर आजम और वजीर आला पंजाब के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। बोली, हुकूमत ने मकतूलीन को पहले अगवाकार कहा, अब मजलूम कह रही है। विफाकी और सूबाई हुकूमत के तर्जुमानों के बयानात में तजाद है। सानहा साहिवाल में मुल्जिमों का तयन हो चुका। इब्तदाई रिपोर्ट पर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की। वजीर कानून राजा बिशारत कहते हैं जल्द जिम्मेदारान के खिलाफ दहशतगर्दी की अदालत में चालान पेश किया जाएगा। स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज इलाही ने मीडिया को इन कैमरा ब्रीफिंग देने से रोक दिया। GIT रिपोर्ट पर कल पंजाब असेंबली में ब्रीफिंग देने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट में आसिफ अली जरदारी की नाअहली के लिए दरखास्तें। फोरम की दस्तयाबी के बावजूद सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया गया। रजिस्ट्रार ने एतराज़ लगा दिया। दरखास्त गुजारों को मुताल्लिका फोरम से रुजू करने की हिदायत। उस्मान डार और खुर्रम शेर जमान ने दरखास्तें दायर की। सिंध मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस में आसिफ अली जरदारी फरियाल तालपुर की अबूरी जमानत में 14 फरवरी तक तौसी। GIT ने बिलावल और वजीर आला सिंध का बयान कलमबंद नहीं किया। मनी लॉन्ड्रिंग से मुताल्लिक GIT को कालेदम करार दिया जाए। जरदारी का सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी दरखास्त दायर करने का फैसला। ट्रायल कराची में जारी रखने का हुक्म देने की इस्तदा की जाएगी। बजट पेश कर दिया गया है तब्दीली हुकूमत की जानिब से। अब कराची के ताजिर इस बजट पर क्या कह रहे हैं? अशरफ खान सबसे पहले साथ मौजूद हैं, उनकी जानिब चलती हूँ और उनसे बात करती हूँ। अशरफ, बताइएगा ताजिरों के लिए इस बजट में कितना रिलीफ और कितने मुतमईन ताजिर हैं इससे? जी, अभी तक जो वज़ीर ख़जाना ने जो माशी इस्लाहात पैकेज का जो अनाउंस किया उसमें जो चीज़ें सनतकारों के लिए आई हैं कि बहुत सारा रिलीफ दिया गया है कि नई सरमाकारी मुतबादिल तवानाई के लिए उसके ऊपर तमाम सेल टैक्स और ड्यूटी ज़ीरो कर दी गई है। और उनका रिफ़ंड का जो मसला था, यानी 200 अरब रुपए जो उनके फंसे हुए थे सनतकारों के एक्सपोर्टर्स के, वो देने का भी वादा हुआ है। और वो उसके लिए एक सिक्योरिटी फ़ंड भी दिया जाएगा जो बैंकों से कर्जा लिया जा सके। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें सनतकार खालिद तवाब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। लेकिन अभी फाइनेंस बिल आना बाकी है। फाइनेंस बिल क्योंकि अच्छी चीज़ें तो पता चल गई हैं, लेकिन अब फाइनेंस बिल में मज़ीद चीज़ें पता चलेंगी। अब जानते हैं खालिद तवाब जो सनतकार फेडरेशन हाउस के साबिक सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी रहे हैं, उनसे जानते हैं कि क्या क्या हुआ है। अभी आप क्या देख रहे हैं और क्या इम्पैक्ट नज़र आ रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ जब से ये वाली हुकूमत बरसर इख्तिदार आई थी तो हमको बड़ा इंतज़ार था कि हमें गवर्नमेंट का डायरेक्शन मिले कि गवर्नमेंट का डायरेक्शन क्या है। इन्होंने ये ऐलान किया था कि जी हम हाउसिंग में इन्वेस्टमेंट कराएंगे और 50 लाख घर जो बनाएंगे, हम बरामदात में इजाफा चाहते हैं, हम इंडस्ट्री की फ़रोग चाहते हैं। लेकिन इन 6 महीने में मेरे को डायरेक्शन नज़र नहीं आया था। मैं समझता हूँ अभी फाइनेंस बिल तो नहीं आया, लेकिन जो इन्होंने डायरेक्शन बताई, जो ऐलानात अभी किए, वो एक बड़ा मज़बूत इक़दामात। मिसाल के तौर पर इन्होंने ये कहा कि जी जो विद होल्डिंग टैक्स का एक बड़ा मसला था कमर्शियल इंपोर्टर्स के लिए, हमने ये कहा था कि जी इन्होंने ऐलान किया था कि आप इतने % जब आप टैक्स दे देते हैं तो उसके बाद आप ऑडिट से मुस्तस्ना होते हैं। लेकिन पिछले दफ़ा इन्होंने उसको दोबारा ऑडिट में ले आए, तो ये एक बड़ा मुतालबा था जो आज इन्होंने मान लिया है। दूसरी बात ये एक बहुत बड़ा हमारा इशू था जो एक्सपोर्टर्स के रिफंड का था, और हमें बहुत सारे छोटे छोटे ताजर जो हैं, मैं ख़ास तौर पर जिक्र करूँगा फैसलाबाद का, जहाँ इंडस्ट्रियाँ जो हैं वो बंद हो गई थी, उनका जितना अपना सरमाया था उससे 3 गुना या 4 गुना वो फंसा हुआ था गवर्नमेंट के पास एक्सपोर्ट रिबेट की बद में। आज इन्होंने वज़ीर ख़जाना ने वादा किया है कि बाय 15 फरवरी वो एक प्रॉमिसरी नोट जो है वो इशू कर देंगे। उस पर यह ज़रूर होगा कि 3% या 4% या 4.5% का एक बोझ साल का एक एक्सपोर्टर पे आएगा, वो बोझ के वो बैंक से फाइनेंस करा सके उस प्रॉमिसरी नोट के अगेंस्ट। देखिए फाइनेंस बैंक जब करता है जब बैंक के पास कोई कैशेबल चीज़ हो, कोई प्रॉपर्टी के लिए भी बहुत अच्छा है जो फाइलर, अब उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं होगा, यानी विद होल्डिंग टैक्स लगता था, यानी कि लाख रुपए अगर निकालता था वो तो 400 रुपये देना पड़ता था फाइलर के, नॉन फाइलर पे भी लगा था। ये इस छूट का क्या? मैं ये तो एक सेकेंडरी जो बेसिक इशू था हमारे रिफंड्स का था,
तो मैं ज़रा उसके मुताबिक कंप्लीट कर लूँ। अब गवर्नमेंट जो प्रॉमिसरी नोट इशू करेगी तो तमाम छोटे छोटे एक्सपोर्टर्स जो हैं वो और बड़े एक्सपोर्टर्स वो पैसे अपने बैंकों से ले सकेंगे और 4% के इंटरेस्ट के ऊपर वो पैसा उनको मिल जाएगा। मैं समझता हूँ ये पिछली गवर्नमेंट ने भी हमसे वादा किया, इसहाक डार साहब ने भी काफ़ी वादे किए थे कि जी मैं ये इशू कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, लेकिन वो अमली जामा नहीं पहुँचा सका था। और आज ये अच्छा है कि इन्होंने असेंबली में ये पेश कर दिया और उस प्रॉमिसरी अगेंस्ट के जो है उसके अगेंस्ट एक्सपोर्टर को पैसे मिलेंगे। इससे हमारी एक्सपोर्ट आप देखेंगे कि वो भी बढ़ी है। जो सनतें बंद हो गई थी, छोटी छोटी सनतें टेक्सटाइल की, वो दोबारा काम शुरू कर देंगी। जो आपने विद होल्डिंग उसका कैश ट्रांजैक्शन जो आपने कहा, देखिए नॉन फाइलर को तो टैक्स आप जो कर सकते हैं पेनल्टी करें, फाइलर के साथ। जी, अशरफ खान साथ मौजूद थे ताजिर बिरादरी की जानिब से, जो उनके सरबराह थे जिनसे बात कर रहे थे नुमाइंदे अशरफ खान, उनकी जानिब से तो ये कहा जा रहा है कि वो मुतमईन है, लेकिन आम आदमी कितना मुतमईन होगा इस बजट से, अब इस पर तफसीली तौर पर बात करते हैं। तमाम वो गरीबों की जो चीज़ें हैं वो सस्ती हैं, बड़े लोगों के लिए यकीनन इजाफा होगा, गरीबों के लिए हम इक़दाम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये तो एकदम अवाम दुश्मन टैक्स होंगे, सेल्स टैक्स वगैरह बढ़ाएंगे, जिससे कि अवाम के ऊपर मजीद बोझ बढ़ेगा। ये टैक्स का बम गिराने के लिए नहीं, सरमायाकारी पे जो टैक्स का बोझ है उसको कम करने के लिए हम ये कर रहे हैं। कशकोल लेके चलने के बजाय खुदकशी करनी चाहिए। इतने मुख्तसर अरसे में इस हुकूमत ने कर्जे लिए हैं और लोगों से मांगे हैं, मैं समझता हूँ मुझे भी एक रिकॉर्ड हो। 10 रुपए की रोटी, 15 रुपए का नान, ये है नया पाकिस्तान, वारे इमरान खान। हर तरफ से हुकूमत हमला कर रहा है कि मईशत का हाल आप सबके सामने है। गरीब आदमी जो है वो आपको हाथ उठा के बदवा दे रहा है। हर अशिया की कीमत जो है वो 50% आपने बढ़ा दी। अवाम दोस्त हो या अवाम दुश्मन, बजट हर साल ही आता है, लेकिन मौजूदा हुकूमत जो तब्दीली के नारे के साथ इक़्तिदार में आई, साल बदलने के साथ ही रवायत को तोड़ा और मिनी बजट लाने की तैयारी पकड़ ली। इस पर तफसीली तौर पर बात करनी है, लेकिन इससे पहले एहसान इकबाल की बात सुन लीजिए। गई थी, अब तमाम बैनुल अक़वामी इदारे अगले 3 सालों के लिए 4% की प्रोजेक्शन कर रहे हैं। जिस मुल्क में 2.4% पॉपुलेशन ग्रोथ हो, वहां पे 4% की ग्रोथ इज ए रेसिपी फॉर डिजास्टर। बाकी मैं नवीद कमर साहब से कहूंगा ये भी आपसे कुछ इस मामले में ख्यालात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपको इल्म है कि इस वक्त पाकिस्तान के माशी हालात दुरुस्त नहीं हैं, और जब भी हम मईशत की बात करते हैं तो उसमें 2 चीजें नुमायां तौर पे सामने आती हैं। एक फिस्कल डेफिसिट और एक करंट अकाउंट डेफिसिट, कि जो हमारी आमदनी और हमारी जो इनकम है उसके दरमियान जो गैप है वो पाकिस्तान में जो है अफराद ज़र का भी जो है उसका नतीजा होता है, और बाकी भी जितनी भी स्पेंडिंग है उसकी भी जो है मुश्किलात उसकी वजह से पेश आती हैं। उमूमन गवर्नमेंट्स जब बजट्स देती हैं तो उसका मकसद ये होता है कि इस पूरे गैप को कम करना, बल्कि जब बारहा IMF के पास जाने की बात भी होती है तो IMF का भी पहला ही सवाल ये होता है कि भाई आप इस फिस्कल डेफिसिट को कम करने के लिए क्या क्या इक़दाम कर रहे हैं। सवाल ये है कि आज का जो मिनी बजट सामने आया है उसमें क्या फिस्कल डेफिसिट को पूरा करने के लिए कोई एक कदम लिया गया है जिससे अरबों रुपए का आपको जो खसारा है वो पूरा हो, या क्या वो सिर्फ और सिर्फ हम जो कशकोल लेके कभी कतर, कभी UAE, कभी सऊदी अरब जो कर्जा लेते कितना कर्जा लेंगे? अगर सिर्फ कर्जे पे ही इन्हिसार करना है हमारी मईशत का, और उसके बाद अगला कदम इनेविटेबली लगता है कि फिर IMF होगा, अगर अभी नहीं तो 2-3 महीने के बाद हो जाएगा। लेकिन मुश्किलात पाकिस्तान की कौम के लिए तो बढ़ते जाएंगे। 7.5% इस वक्त इन्फ्लेशन रेट है,
और प्रोजेक्शन ये है कि ये डबल डिजिट्स में जाएगा, माना 10% से ऊपर चला जाएगा। और वो सिर्फ इसलिए होता है कि आपकी बोरोइंग जो है वो बढ़ती जाती है। अगर आपने बोरोइंग करके ही मुल्क का काम चलाना है तो आप पिछली हुकूमत पे, खासकर डार साहब पे क्यों इतने खफा होते थे हर वक्त? आपका जो रेसिपी है वो तो उससे भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि आप डोमेस्टिक बोरोइंग से ज्यादा इंटरनेशनल बोरोइंग कर रहे हैं, जिसमें आपका जब डॉलर आउट ऑफ कंट्रोल है 140 पे आज है और कल जो है इससे भी अगर बढ़ जाएगा, तो ये जितना आप कर्जा ले रहे हैं उस पे जो शराय सूद है उससे ऊपर आपका जो इसकी रुपी डॉलर पैरिटी की चेंजेस आएंगी वो आपके ऊपर और ज्यादा बोझ होंगी। ऑपोजिशन की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ से ही इस बात का इजहार ख्याल किया जा रहा था कि भरपूर एहतजाज किया जाएगा। एहसन इकबाल और नवीद कमर इस वक्त मीडिया से बात करें, उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के माशी हालात दुरुस्त नहीं है। कर्जा लेते लेते कितना कर्जा लेंगे? अगर आपने कर्जे लेकर ही मुल्क चलाना है तो पिछली हुकूमतों पर तनकीद क्यों करते थे? अभी नहीं तो 2-3 महीने के बाद IMF के पास जाना ही पड़ेगा, ऐसा ऑपोजिशन की जानिब से कहा जा रहा है। अब सरकार की ना तजर्बेकारी पर भी ऑपोजिशन जमातों की जानिब से तंज के तीर चलाए गए हैं, जिसका गुज़िश्ता माह हुकूमती वज़रा ने कुछ यूँ जवाब दिया कि महंगाई अमीरों के लिए लाई गई है, गरीब इससे मुतासर नहीं होंगे, लेकिन अवाम हो या ख्वास हम सभी बजट को महंगाई ही तसव्वुर करते हैं। हर एक को फिक्र रहती है कि अब क्या और कितना महंगा हुआ, किस चीज़ पर कितना टैक्स लगेगा। जाहिर सी बात है बजट हर एक को मुतासर करता है। मौजूदा हुकूमत के पहले 6 माह के दौरान आम इस्तेमाल की अशिया की कीमतों में वाज़ेह फ़र्क देखा गया। डॉलर की हालिया कीमत और रुपए की गिरती हुई कदर के बाइस अवाम हुकूमत से नाराज़ नजर आए। हर ज़बान पर सिर्फ खर्चे और महंगाई का जिक्र रहता है। बदलती माशी पॉलिसी या हुकूमत ने नए फैसले, बिजली बजट आने से पहले ही 57 पैसे महंगी कर दी। इस इजाफे का बोझ सारिफीन पर अगले माह से पड़ेगा। आपको ये भी बताती हूँ कि मोबाइल फ़ोन के कार्ड पर आयद टैक्स, जिससे साबिक चीफ जस्टिस ने अवाम की जान छुड़ाई थी, नए बजट में मोबाइल फ़ोन कार्ड पर 30% टैक्स की मंजूरी दे दी गई है। गोया मिनी बजट अवाम के लिए बड़ी टेंशन लेकर आया है। जाहिर है जिसकी आमदनी महदूद हो, जिसके पास वसाइल कम हो और मसाइल ज़्यादा हों, वो कहाँ जाए। महंगे स्मार्टफोन्स और लग्जरी गाड़ियाँ आम आदमी की ज़रूरत नहीं, बल्कि राशन का सामान, रोज़मर्रा की ज़रूरियात ज़िंदगी और अद्वियात हर इंसान की बुनियादी ज़रूरत हैं, जिनकी कीमतें पहले ही बढ़ चुकी हैं। इसलिए ये कहना ये महंगाई या बजट से आम आदमी मुतासर नहीं होता, बिल्कुल हज़म नहीं होता। नए बजट के आदाद शुमार या यूँ कह लीजिए कि महंगाई के एक और बार असरात क्या होंगे, इस पर बात करने के लिए माहिर माशियात हैं खुर्रम शहजाद साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। अदनान आदिल साहब तब तज्जिए के लिए साथ मौजूद हैं और उसके साथ साथ शहाब जाफरी साहब मौजूद हैं। सबसे पहले खुर्रम शहजाद साहब आपसे बात का आगाज़ करती हूँ। क्या ये तासुर दुरुस्त है सर कि मिनी बजट आवाम के लिए कभी भी रिलीफ लेकर नहीं आता? देखिए, डिपेंड करता है कि इसमें कंटेंट क्या है, क्या जो है वो ऑफ़र क्या किया गया है इसमें, और टैक्सेस लगाए गए हैं नहीं लगाए गए, या कुछ इस तरह के मेजर्स लिए गए हैं जिसकी वजह से आम आदमी पे जो है वो महंगाई का असर या बढ़ेगा या कम होगा। इसमें अभी तक की जो डिटेल्स आई हैं इसमें ये नहीं लगता कि एक आम आदमी पे जो है महंगाई का दबाव आ जाएगा या महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इनफैक्ट टैक्सेस को तो इसमें कम किया गया है। मिसाल के तौर पे इसमें बहुत अच्छे कॉर्पोरेट सेक्टर से रिलेटेड जो है मेजर्स लिए गए हैं, जिसमें सुपर टैक्स, बहुत ज़्यादा इस पे बात हो रही थी पिछले 5-6 सालों में। सुपर टैक्स एक एक्स्ट्रा बर्डन था पूरे कॉर्पोरेट सेक्टर पे, जो कि जो है वो 35% वैसे ही टैक्स ज़्यादा रहा है पिछले 5-6 सालों में, जो अब 30% से नीचे आ गया है। बट ये 3 से 4% का जो सुपर टैक्स है, ये एक्स्ट्रा टैक्स था, बर्डन था, जो कि ये पास ऑन भी हो रहा था एक आम आदमी को भी प्रोडक्ट की जो है वो प्राइसिंग की फॉर्म में। तो ये बहुत अच्छा डिसीजन है। इसके साथ साथ जो बैंकिंग ट्रांजैक्शन पे जो है वो फाइलर्स के लिए जो टैक्स था 0.3% हर ट्रांजैक्शन पे, वो कम कर दिया गया। ये बहुत अच्छी डेवलपमेंट है। इससे और अच्छी बात यह है कि SMEs के लिए देखिए, जो एक बिल्कुल सही कहा फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कि जो किसी भी इकोनॉमी की जो बैकबोन होती है, वो जो SMEs होती हैं, जो छोटे कारोबार होते हैं, वो आपकी एम्प्लॉयमेंट को बहुत ज़्यादा स्केल करते हैं। उनका रिस्क भी ज़्यादा होता है और बैंक्स खासकर रिलक्टेंट होते हैं उनको कर्जा देने के लिए, क्योंकि होता ये कि उनके जो रिस्क प्रोफाइल होती है वो बहुत ज़्यादा होती है और उनकी डिफ़ॉल्ट रेट बहुत ज़्यादा होता है। इसी वजह से आधा टैक्स कम कर दिया गया है। बैंक्स को इनकरेज किया गया है कि आप जो है SMEs से आप लो हाउसिंग के लिए और एग्रीकल्चर के लिए, ये 3 बड़े एरियाज़ हैं आपके जो बहुत ही निगलेक्टेड हैं आपकी इकोनॉमी। इनफैक्ट आप एग्रेरियन इकोनॉमी है और आपके पास जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में आपके जो है वो ना टैक्स इतना ज़्यादा है, ना आपके पास जो है इनकम उसको इस तरह से आप रिकग्नाइज़ करते हैं। तो मेरे ख्याल में
ये बहुत अच्छे डिसीजंस हैं जो आपने टैक्सेस को कम किया है और इनकरेज किया है इनडायरेक्टली आपने बैंक्स को कि इनको आप पैसा दें कम। सर आप टैक्स की बात करें, फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि एक चीज़ पर टैक्स लगाया है, बाकी सब पर कम किया है। तो शाहब जाफरी साहब, इस बात से तो ऐसा लगता है कि महंगाई अब बिल्कुल ख़त्म होने जा रही है, तो आवाम दोस्त बजट हो गया। आपको भी ऐसा ही लगता है? देखिए इसमें दो बातें करनी बहुत जरूरी है। एक तो बिल्कुल सही बात है, मैंने बड़ी अच्छी बातें की हैं, लेकिन जब तक फाइनेंस बिल पूरी तरह से नहीं आएगा तब तक नहीं देख सकेंगे। एक और बात से होता है कि क्योंकि इमीडिएट प्रॉब्लम याद रहे हमारे इस करंट अकाउंट डेफिसिट का था, हमारे खसारे का था। अगर हम डेफिसिट को नहीं मीट कर सकेंगे तो इनमें से कुछ भी नहीं बन सकेगा, ना घर बनेंगे, ना सुपर टैक्स कम होने का कोई फायदा होगा, ना कुछ इन द लॉन्ग रन। तो सबसे पहले जरूरी था इसको एड्रेस करने का, और वो इसमें नहीं किया गया अभी तक। तो जिसका और ऑफ द टॉप ऑफ माइंड फौरी तौर पे तो मैं सिर्फ ये कह सकता हूं कि दो में से एक वजह हो सकती है। एक तो इनको कहीं से फाइनेंसिंग मिल रही है जिसका अभी तक इन्होंने अनाउंस नहीं किया। दो, इन्होंने फैसला कर लिया कि IMF के पास जाएंगे। क्योंकि उसके अलावा इनको इतना एल्बो रूम नहीं मिल सकता इस वक्त की सिचुएशन में कि इतने अच्छे पॉपुलिस्ट मेजर्स लें इस वक्त जो पॉजिटिवली रेजोनेट करेंगे। असद उमर साहब की ये बात भी दुरुस्ती साबित हुई कि ये कोई प्रॉपर बजट नहीं था, ये एक पॉलिसी प्लान ही था अभी तक जो पता चला है। और जो उन्होंने अभी अपने आने वाले 5 साल के प्लान की बात की, शायद उसकी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन बिल्कुल सही बात की शहजाद साहब ने, बड़े अच्छे स्टेप्स हैं उन्होंने बताए बिजनेसेस के लिए, बैंक्स के लिए, कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए, लेकिन इन्होंने रेवेन्यू डेफिशिएंसी को एड्रेस नहीं किया अभी तक, और वो करना जरूरी है। इसलिए लग रहा है शायद ये भी मुमकिन है, या बेहतर पता चलेगा फाइनेंस बिल पूरा होने के बाद, लेकिन ये भी मुमकिन है कि एक स्वीटनर हो IMF प्रोग्राम से पहले, क्योंकि हमें रेवेन्यू शॉर्टफॉल का कुछ नहीं बताएगा। और यही बात ऑपोजिशन की जानिब से भी कही जा रही है कि अभी नहीं तो 1-2 महीने के बाद IMF के पास तो जाना पड़ेगा। अदनान आदिल साहब, आपकी जानिब में आती हूँ, लेकिन इस वक्त हम खबर आ रही है, वो नाजरीन को आगाह कर दूं, मिनी बजट में 9 अरब रुपए से ज्यादा का रिलीफ दिया गया है, 2 अरब की टैक्स आयद किए गए हैं। हुकूमत ऐसा दावा कर रही है। शकील अहमद से मजीद इसकी तफसील जान लेती हूँ। शकील, जरा बताइएगा इस दावे के बारे में। जी, हमारी FDR हुकाम से बात हुई है, उनका ये कहना है कि इस मिनी बजट के जरिए जो कि रिलीफ पैकेज था बेसिकली, उसके जरिए 9 अरब रुपए का टैक्स रिलीफ दिया गया है मुख्तलिफ सेक्टर्स को, स्पेशली सरमायाकारी के लिए एक्सपोर्ट सेक्टर को, रॉ मटेरियल्स के ऊपर और बाकी चीजें मिलाकर, और 2 अरब रुपए टैक्स रेवेन्यू हमें हासिल होगा अगले 5 माह के दौरान, जो ज्यादातर 1800 सीसी से ज्यादा गाड़ियों पर और 1300 सीसी से ज्यादा 1300 सीसी तक की जो गाड़ियां नॉन पायलट खरीदेंगे उन पर जो टैक्स में इजाफा किया गया है। तो 2 अरब टैक्स रेवेन्यू होगा, 9 अरब का रिलीफ है। जो इकदाम किए गए हैं ज्यादातर रिलीफ मेयर्स ही उसमें शामिल है। अभी तक वजाहत जो चीजें सामने आई हैं, कारपोरेट टैक्स जो है, इनकम टैक्स पर सालाना 1% कमी बरकरार रखने का फैसला किया गया है। इसी तरह सुपर टैक्स जो है उसको खत्म कर दिया गया है। मोबाइल फोन पर 3 के बजाय 1 किस्म का टैक्स होगा, उसका एक तरीकाकार वजह किया गया है। और साथ साथ जो नॉन फाइलर्स हैं उनके लिए गाड़ियां खरीदने की इजाजत, और 5 अरब के कर्ज हसना की स्कीम, और ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट अगर कोई करेगा तो उसको 5 साल के लिए इनकम टैक्स छूट होगी। ये भी एक बड़ा डिसीजन है। तो उनका ये कहना था कि 5 माह के ये मेयर्स हैं, और उसके बाद अगले साल नया जब बजट आएगा तो उसमें मजीद इकदाम शामिल। शकील, ये 100 रुपए वाले बैलेंस की कहानी जरा इस बारे में भी बता दीजिएगा कि 100 रुपए का जब आप कार्ड लेंगे, सार्फिन, मोबाइल सार्फिन, कितने पैसे आएंगे, कितने पैसे कट कर आएंगे? देखिए, इन्होंने अभी ये अनाउंस किया है जरूर कि 3 की बजाय 1 किस्म का टैक्स होगा जो है, लेकिन अभी तक इसका तरीकाकार इन्होंने अनाउंस नहीं किया। अभी मजीद इसकी तफसीलात FDR हुकाम से जानने की कोशिश करेंगे। और बाकी जो दरामदी जो मोबाइल फोन हैं महंगे, उन पर टैक्स जो है वो ज्यादा होगा, और छोटे मोबाइल फोन जो है उन पर टैक्स में कमी का दावा किया गया है। अब देखना यह है कि जो तफसीलात सामने आएंगी उसमें कितने किस्म के टैक्स आयद किए गए हैं। अभी यही दावा किया जा रहा है कि 2 अरब रुपए टैक्स रेवेन्यू हासिल होगा जितने भी इकदाम किए गए हैं इस मिनी बजट के जरिए। अच्छा, आम आदमी कितना मुतासर होगा इससे? आम आदमी इस तरह मुतासर होगा कि जो दरामदी अशिया है, मसनूहात हैं, उनके ऊपर कुछ टैक्सेस में इजाफा किया गया है, लेकिन साथ साथ जो रेगुलेटरी ड्यूटी है रॉ मटेरियल के ऊपर उसमें कमी कर दी गई है। जो आइटम्स इंपोर्ट होते हैं, लग्जरी आइटम्स, उनके बारे में कहा जा रहा है कि उस पर टैक्स में इजाफा किया गया है। लेकिन जो मजमूई तौर पर अनाउंसमेंट सामने आई है, बजट तकरीर के अंदर वो चीजें ज्यादातर नहीं शामिल की गई। एक और जो सरकारी मुलाजमीन के लिए जो एग्जम्पशन थी 12 लाख रुपए की, उसको कम करने की तजवीज थी 6 से 8 लाख रुपए, उसका भी कोई अनाउंसमेंट नहीं किया गया। वो शायद विड्रॉ कर ली गई है वो तजवीज, और इसी तरह की बाकी कुछ तजावीज थी। लेकिन मजमूई तौर पर जो है इसको एक इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट फ्रेंडली जो है मिनी बजट करार दिया जा रहा है। ठीक है शकील, साथ मौजूद थे आप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पैनल की जानिब दोबारा आऊंगी। अदनान आदिल साहब, अभी आपने गुफ्तगू सुनी होगी, ऑपोजिशन की जानिब से कहा जा रहा है कि ये कर्जा लेते लेते आप कितना कर्जा लेंगे, और अगर आपने कर्जा ही लेना था आगे जाकर तो फिर पुरानी हुकूमत पर आप तनकीद क्यों करते थे। और साथ साथ उन्होंने यही कहा कि आपकी भी तो रेसिपी वही है, बल्कि उससे ज्यादा तबाहकुन रेसिपी है।
अपोजिशन का तो क्या कहना, आप जो भी कहेंगे वो जो भी करेंगे उस पर वो तनकीद ही करेंगे। अगर वो टैक्स लगा देते तो कह देते कि ये तो इन्होंने बड़ी तबाही फेर दी, आवाम का कचूमर निकाल दिया। आप टैक्स नहीं लगाए बल्कि सरमायाकारों को और मिडिल क्लास को छूट दे दी, तो वो कह रहे हैं जी कर्जा ले रहे हैं। भाई जो 35 अरब डॉलर का कर्जा नवाज शरीफ ले गए वो कौन अदा करेगा? फरिश्ते आकर अदा करेंगे, जिन्नात अदा करेंगे, हुकूमत नहीं अदा करना है, रियासत नहीं अदा करना है। उसके लिए कोई ना कोई तो बंदोबस्त करना ही पड़ेगा और वो कर रहे हैं। और ये उनका बड़ा क्रेडिट है इमरान खान का कि उन्होंने IMF के पास जाए बगैर दोस्त मुल्कों से 9-10 अरब डॉलर का बंदोबस्त कर लिया और पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से बचा लिया, वरना तो बहुत ही पाकिस्तान के लिए मुश्किल आन पड़ी थी। तो जिस तरह ये खुद कर्जे लेते रहे हैं, इन्होंने मईशत का जो बुरा हाल किया है, 95-93 अरब डॉलर का पार्लियामेंट की भी सिचुएशन, नईमुल हक साहब, मैं कता कलामी की आपसे माजर चाहती हूँ, नईमुल हक की गुफ्तगू सुन लेते हैं फिर आपकी जानिब दोबारा आती है। प्रोटेक्शन ऑर्डर जिसके मकासद हैं कि तुम आओ कौमी असेंबली में कानून साजी में शरीक हो, कौम के जो मसाइल हैं उस पर गुफ्तगू करो, उस पर कोई एतराज नहीं। मगर आज जो इन्होंने हरकत की है, मैं समझता हूं कि ये और इनके साथी साथ रफीक, उनका कौमी असेंबली में कोई जवाब नहीं। मैं भी स्पीकर से बात करके आया हूं, वज़ीर आज़म से बात की है। हम कानूनी तौर पर इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि इन दोनों लोगों को, जो मैं समझता हूं कि एक बुराई की निशानी है, एक स्याह दौर की निशानी है, इनका कौमी असेंबली में कोई काम नहीं। ये आते ना आए तो कौमी असेंबली की कार्रवाई चलेगी, वरना जैसा कि आज इन्होंने किया, इससे पहले भी किया है, हमें पता चल गया है। इनके अंदर हमारे कई जानने वाले हैं, वो कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून ने और पीपल्स पार्टी ने जो गठजोड़ किया है उसमें कहा है कि हम कभी भी इमरान खान को तकरीर नहीं करने देंगे, हम कभी भी कानून साजी में इनकी मदद नहीं करेंगे। हमने जो 38 जो स्टैंडिंग कमेटी बनाई हैं, 18 हमने इनको दे दी हैं। मगर मुझे लग रहा है कि कानून साजी को अगर आगे बढ़ना है तो वो संजीदगी का मुजाहरा जिसकी जरूरत है ये कभी नहीं करेंगे। इसलिए मैं आज फिर पूरी कौम के सामने कहना चाहता हूं कि वो इस पर गौर करें कि क्या शहबाज शरीफ का रवैया, जो आज एक मुनाफिकाना रवैया था, और वो बैठा रहा भीगी बिल्ली की तरह, जब उसके लोग पीछे से शोर मचा रहे थे, हाथ हिला के कहता है कि चुप हो जाओ, कोई चुप नहीं हुआ। मैं समझता हूं कि शहबाज शरीफ का प्रोडक्शन ऑर्डर जो है वो रिवोक कर देना चाहिए। साद रफीक भी पीछे से नारे लगा रहा था, इन दोनों को कौमी असेंबली में आने की कोई जरूरत नहीं। इनके जितने भी हवारी हैं वो भी मुनाफिक हैं। और आज के इसके बाद हम अपने जो तमाम हमने दोस्ताना इनकी तरफ हाथ बढ़ा रखा था। आपने देखा शाह महमूद कुरैशी की तकरीर, आपने देखी असद उमर की तकरीर, हमने इनके खिलाफ इन पर कोई जातियात पे हमले नहीं किए। और जो एथिक्स कमेटी बनाई गई है वज़ीर आज़म के कहने पर, जिसमें यह फैसला हुआ है कि जातियात पे हमले नहीं किए जाएं, उस पर आज इन्होंने फिर खिलाफ वर्जी की। इसलिए मैं ये कहना चाह रहा था सबके सामने कि ये लोग बदतमीज हैं, ये लोग जाहिल हैं, ये लोग मुनाफिक हैं। कौमी असेंबली में इनका कोई रोल मुझे नजर नहीं आ रहा। इनके कायदीन के रोल की बात कर रहा हूँ, हो सकता है अच्छे लोग भी हों बीच में। और अगर इसी तरीके से हालात बिगड़ते रहे और इन्होंने असेंबली को आगे नहीं बढ़ने दिया तो मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है फिर इनका कोई मुस्तकबिल नहीं है। शुक्रिया नहीं। मिनी बजट आज पेश किया गया है और हुकूमत की जानिब से भी कुछ गुस्से का इजहार अपोजिशन के रवैये पर किया जा रहा है। और अपोजिशन ने अब से कुछ देर पहले मिनी बजट पर क्या अपनी राय दी है वो आपने सुना। पैनल की जानिब बढ़ी क्योंकि बजट के हवाले से हम बात कर रहे हैं, लेकिन अदनान आदिल साहब उससे पहले शहाब साहब आपकी जानिब मैं ये बात लेकर आना चाहूँगी जो अभी नईमुल हक साहब ने कहा है। सर अक्सरियत है नहीं हुकूमत के पास, कानून साजी करनी है, क्या फिर पार्लियामेंट के सेशंस इसी तरह से चलते रहेंगे आगे? वो कह रहे हैं कि नईमुल हक साहब को ये पता चल गया है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने गठजोड़ इसीलिए किया है कि कानून साजी में मदद नहीं करनी है हुकूमत की। शहाब साहब बहुत देर से होता हुआ नजर आ रहा था कि हुकूमत के पास दो ऑप्शंस थी। एक तो जी ये काफी देर से होता हुआ नजर आ रहा था। हुकूमत के पास दो ऑप्शंस थी। एक तो इकोनॉमिक फ्रंट पे कुछ डिलीवर करके दिखाते, वो शुरू में इनकी पॉलिसी बैकफायर हो गई, टैक्स कलेक्शन कम हो गई, एक्सपोर्ट्स बहुत मार्जिनली इंक्रीज हुई, हालांकि 30% रुपए डिप्रिशिएट हुआ है। दूसरा उनके पास रास्ता ये था कि ये वो लेजिस्लेशन करते जिसका इन्होंने वादा किया था और उस किस्म के प्रोग्रेसिव स्टेप्स लेते। लेकिन इन्होंने ऑपोजिशन को बहुत ज्यादा टारगेट किया। शुरू में इन्होंने करप्शन को नंबर 1 इशू रखा और जो केसेस चल रहे थे या नहीं चल रहे थे उसके बावजूद उनके मिनिस्टर्स ने बहुत ज्यादा वोकली अपनी वो लेवल हाई रखा, जिस वजह से ऑपोजिशन ने इनके साथ पार्लियामेंट में कोऑपरेट ना करने का फैसला किया। तो उससे हुकूमत जो है वो थोड़ी सी अब उस पर थोड़ी सी ट्रैप होगी। लेकिन लेजिस्लेशन करनी जरूरी है, दोनों के लिए जरूरी है, इनको आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन ये बड़े अरसे से नजर आ रहा था कि इनको पार्लियामेंट में ये टफ टाइम देंगे और उसकी एक वजह बेशक बिल्कुल सही बात है, करप्शन नहीं होनी चाहिए। कोई नहीं चाहता कि करप्ट लीडर्स हो मुल्क में, कोई नहीं चाहता कि करप्ट लोग बैठे।
लेकिन जिस तरह से इन्होंने इसको बहुत एग्रेसिवली परस्यू किया है, नंबर 1 एजेंडा बनाकर, वो थोड़ा सा बैकफायर किया है पार्लियामेंट में। अब अगर आप आम आदमी से कहें कि जी ठीक है, आपके इन्फ्लेशन 5 साल में सबसे ज्यादा है, थोड़े से हालात खराब हैं, लेकिन आप फिक्र न करें, करप्शन इंडेक्स में हम थोड़ा सा ऊपर हो गए हैं, तो बहुत ज्यादा इंप्रेस नहीं होगा। हालांकि वो नहीं चाहता होगा कि करप्ट लोग मुल्क में आए। इसलिए ये अच्छी बात है कि आपने करप्शन क्रैकडाउन किया, लेकिन उसका प्राइस टू पे पार्लियामेंट में नजर आ रहा है थोड़ा सा, तो इसको थोड़ा सा इसको सॉल्व करना होगा ऑपोजिशन के साथ मिलकर बैठ के, और कोई रास्ता नहीं है। अच्छा खुर्रम शहजाद साहब, आपकी जानिब आना चाहूंगी। मुझे बताइएगा, आज के बजट के बाद आप महंगाई को कहाँ देख रहे हैं? बढ़ता हुआ देख रहे हैं या कम होता हुआ देख रहे हैं? क्योंकि आम आदमी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट इसी सवाल का जवाब है। जी एब्सोल्युटली। देखें, इसमें कोई महंगाई से रिलेटेड एज सच कोई अपैरेंटली कोई जो है वो मेजर नहीं है, या कोई टैक्स में कोई इजाफा नहीं है एज सच। जैसे कि ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि सेल्स टैक्स में 1% इजाफा किया जा सकता है, या फिर जो आपके प्रीपेड कार्ड्स होते हैं फ़ोन के, उसमें जो है वो 30% टैक्स लग सकता है, जो कि इस वक्त नहीं है। और इनडायरेक्ट टैक्सेस में बहुत ज़्यादा इजाफा होने की बात कर रहे थे, क्योंकि देखिए ज़्यादातर इंप्रेशन ये था कि ये जो फाइनेंस बिल में चेंजेस आएंगी, ये एक्चुअली करेक्टिव, ये कह लें कि चेंजेस, कुछ करेक्शंस हैं फाइनेंस बिल में। तो अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस में इजाफा होता तो नेचुरली वो प्राइस में बिल्ट इन होता है प्रोडक्ट्स की, और फिर वो एक आम आदमी पे जो है उसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। अभी एज सच ऑन द फेस ऑफ इट कुछ नहीं नज़र आ रहा। अब देखना ही होगा कि जो डिटेल्स आती हैं फाइनेंस बिल की, उसमें जो माइनर, वो कहते हैं ना डेविल्स लाइज इन द डिटेल्स, बेसिकली उसमें देखना होगा कि कहाँ पे जो है वो एक आम आदमी के लिए कोई इम्पैक्ट उसका आ रहा है। अभी तक की जो डिटेल सामने आई है उसमें तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि आम आदमी मुतासर होता है, लेकिन अब जो कंप्लीट डिटेल सामने आएंगी उससे पता चलेगा कि आम आदमी कितना मुतासर हो रहा है आज के मेरी बजट से। इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अदनान आदिल साहब, आप साथ मौजूद थे। खुर्रम शहजाद और शाहाब जाफरी, आप दोनों का शुक्रिया। ब्रेक का वक्त हो गया। ब्रेक के बाद खदीजा सिद्दीकी हमारे साथ होंगे, उनसे बात करेंगे। सच बरकरार रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह जो है इंसाफ किया गया है। अल्लाह की ताकत से बड़ी दुनिया में कोई ताकत नहीं है। इक़्तिदार में आने से पहले तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने मुल्क में इंसाफ पर मबनी निज़ाम कायम करने का वादा किया था। तय किया था कि हर मजलूम की दादरसी होगी। जुल्म, ज़्यादती, जबर और तशद्दुद करने वालों को बचने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा। ये तासुर ख़त्म हो गया कि ताकतवर को सज़ा नहीं हो सकती, कमज़ोर को दबाया नहीं जा सकता। हमने देखा कि कसूर की नन्ही ज़ैनब का कातिल भी लर्ज़ाखेज़ वाक़े के तकरीबन 1 साल बाद गिरफ्त में आया और अपने अंजाम को पहुँचा। आज एक और मजलूम को बड़ी अदालत से इंसाफ मिल गया। एक ऐसी लड़की जिसने अपने केस के लिए कई माह अदालतों के चक्कर लगाए लेकिन नाउम्मीद न हुई। कानून की तालिबा को मुल्क के निज़ाम ने मायूस होने नहीं दिया। मई 2016 में लाहौर की रिहायशी कानून की तालिबा खदीजा सिद्दीकी, जो कि 2 साल पहले सिटी लॉ यूनिवर्सिटी लंदन बार में बार 8 लॉ में कानून की तालिबा रह चुकी हैं, लाहौर के डेविस रोड पर आवाम के सामने एक मोटरसाइकिल पर सवार हेलमेट पहने हुए शख्स ने छुरियों से हमला करके शदीद जख्मी कर दिया था। खदीजा को इस हमले में 23 वार किए गए, 200 टाँके आए, लेकिन खंजर के सामने डट जाने वाली खदीजा का आज़म और हिम्मत कमज़ोर नहीं पड़ सकी। हम ये कह सकते हैं कि खदीजा के जिस्म पर लगे ज़ख्म तो अब भर चुके हैं, लेकिन इस वाक़े के बाद जो ज़ख्म उनकी रूह पर लगे हैं शायद ही कभी मिट सकें। खदीजा सिद्दीकी इस वक्त प्रोग्राम में मौजूद हैं। जुल्म होने से लेकर इंसाफ मिलने तक क्या कुछ बर्दाश्त किया है, उन्हीं से बात करते हैं। खदीजा, वेलकम टू द शो। आपके साथ जो जुल्म हुआ वो वाकई नाकाबिल यकीन और काबिल अफसोस है। इंसाफ मिलने में थोड़ी ताख़ीर भी हुई, क्या रुकावटें आई, बताइए नाज़रीन को। जी बिल्कुल, 3 मई का इंसिडेंट है और उसके बाद से लेके अब तक आज 23 जनवरी 2019 है। 3 साल का एक तवील अरसा है, लेकिन इसके दौरान बहुत सी मुश्किलात आई, बहुत से मसाइल दरपेश हुए। उन मसाइल में से एक सबसे बड़ा मसला ये था कि औरत हो, लोग क्या कहेंगे, ख़ानदान वाले क्या कहेंगे, छोड़ दो केस, कहाँ तक लेकर जाओगी। उसके अलावा जो एक्सटर्नल प्रेशर्स थे, वो प्रेशर्स वकीलों की तरफ से थे, जो वकील धमकियाँ देते थे कि वकील के ख़िलाफ़, वकील के आगे जो है कोई नहीं जीत सकता, सज़ा नहीं हो सकती, छोड़ दें, वकील के बेटे को सज़ा नहीं हो सकती, और इस तरह के बेशतर मसाइल। और उससे भी बड़ा जो मसला है, जिसकी मैं कहती हूँ जो इस जजमेंट को एक लैंडमार्क जजमेंट बनाएगा, वो ये है कि आप एक जुर्म करके, आप ना जो है जुल्म करके आप
औरत के किरदार के ऊपर कीचड़ उछाल के जो है सज़ा से नहीं बच सकते। लेकिन इसका जो इंटायर मोटिव था ना वो यही था कि हम इस लड़की को इतनी ज़्यादा इसकी कैरेक्टर असैसिनेशन की जाएगी अदालत में कि ये केस खुद ब खुद ही विड्रॉ कर लेगी, इसके पास हिम्मत ही नहीं होगी। और वाकई अगर कोई और होए तो किसके पास इतनी हिम्मत है कि वो अदालत में ऐसे सवालात फेस करे या ऐसी जो है अपने ऊपर जो है एलिगेशंस बर्दाश्त करे। तो इसका जो है ये बहुत बड़ा तोड़ है कि चाहे आपके साथ जो दिखाने का भी कहा गया, वहीं पर मौजूद आपने अपने जख्म भी दिखाए कि किसी तरह से आपको इंसाफ मिले। सेशन कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, ये 2016 से लेकर 2019 तक की आपकी जिद्दोजहद है। अभी बताइए, क्योंकि आपने खुद लॉ पढ़ा, तो शाह हुसैन जो कि मुल्जिम है उसके पास अभी भी कोई ऑप्शन है, अपील में जा सकता है? वो रिव्यू में बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन मुझे अब इसका आइडिया नहीं है कि उनका क्या आगे स्ट्रैटेजी होगी, क्या होएगा। लेकिन मैंने अपना काम पूरा किया है, मैंने इस जो वादा किया था कि मैं इसको पाया तकमील तक लेकर जाऊंगी, इसको आखिरी मरहले तक फ़ाइट करूंगी, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है हमारे ख़वातीन के लिए, हमारे ओप्रेस तबके के लिए। तो वो मैंने अपना काम पूरा किया है, अब आगे जो भी है वो उनकी अपनी विल पे है। अच्छा, आपने खुद बारहा इस बात का तस्करा किया कि वकील के बेटे को, क्योंकि जो मुल्जिम शाह हुसैन है ये वकील का बेटा है, और आपने बारहा इस बात का तस्करा किया जब आप मीडिया से बात करती रही, जब आपने कहा कि मुझे लोग कहते हैं कि वकील के बेटे को सज़ा नहीं हो सकती। अभी भी आपने अपनी गुफ्तगू का आगाज़ इसी तरह से किया। जो पहले ये रिएक्शन दिया करते थे, आज आपकी जिद्दोजहद की जीत हुई है, अब उनका क्या कहना है, अब घर वालों का क्या कहना है, अब आपके करीबी साथियों का जो ये रिएक्शन आपको दिया करते थे उनका क्या कहना है? मेरे ख्याल से अब सबका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो एक तरह से जो है 360 डिग्री टर्न लिया है उसने, और वो वाकई में जो अपोज भी कर रहे थे मेरे स्ट्रगल को वो भी अब साथ दे रहे हैं कि नहीं ये बहुत अच्छा काम किया, ये बहुत ज़रूरी था। तो आपको जब आप एक कदम उठाते हो ना और हक और सच के लिए उठाते हो तो आपको रिजेंटमेंट मिलती है, आपको हर तरफ से डिफरेंट व्यूज़ होते हैं, हर एक के कोई कुछ समझते कोई कुछ समझता है, लेकिन आपने जब एक रास्ता इख्तियार किया है और आप उस पर डट जाओगे ना तो हक और सच की जीत होगी और आपकी जीत होगी। और इसी तरह इस केस में हुआ है। तो मुझे उस वक़्त भी जो है मैं अपने आप को इफेक्ट नहीं होने देती थी, चाहे जो मर्जी लोग कह रहे हैं, मुझे पता है मेरे साथ ज्यादती हुई है, मुझे पता है किसने की है, तो मैं खड़ी रही और मैं अकेली शुरू हुई थी। आज आपने अपनी मंजिल को पाया, लेकिन ये बताइए कि जिस दौरान इस केस के दौरान दूसरी फैमिली की जानिब से, शाह हुसैन की फैमिली की जानिब से किसी किस्म की कोई थ्रेट का सामना आपने किया, किसी किस्म की कोई डील की ऑफर हुई, बराह रास्त किसी ने आपसे रब्ता करने की कोशिश की, बात करने की कोशिश की कि पीछे हट जाएं? देखिए बिल्कुल बहुत ज़्यादा जो है उनकी तरफ से प्रेशर आता था, हर तरफ से वो लोगों को, वकीलों को आगे कर देते थे कि अब आप जाके बात करें उनकी फैमिली से, अब आप जाके बात करें। लेकिन वो बात क्या होती थी, वो थ्रेट्स होती थी कि बस आप जो है ना कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, जी सुलह कर लें, और वो उसकी भी जो है ना वो एक धमकी आमेज़ उनके थ्रेट्स होते हैं। कहते कि आपको नहीं पता आप किन के साथ टकरे हैं, आप जब सुलह नहीं करेंगे तो आप लोग ही लटके रहेंगे, अगले 7 साल तक आपको इंसाफ नहीं मिलेगा। खदीजा, और ऐसी जो है ना हमें वकीलों के थ्रू आपको डराया धमकाया जाता था? बिल्कुल, बहुत से ऐसे दफ़ा हुए कि जो है उनके वालिद साहब भी आके तो हमें कहते होते थे कि भाई आपको नहीं पता वकील की ताकत कितनी बड़ी है, ये बड़ी जो हमारी बार है वो बड़ा एक होली इंस्टीट्यूशन है हमारा, हम जिसके खिलाफ खड़े हो जाएं बस वो फिर नहीं बचता। तो मतलब कि ऐसी चीज़ें थी जिससे जो मुझे मैं कता कलामी कर रही हूँ, प्लीज़ कता कलामी की माजरत, लेकिन जो आपने अभी कहा जो शाह हुसैन जिसके वालिद वकील थे वो आपको आकर ये धमकी दिया करते थे, वो आपको आकर कहा करते थे कि वो वकील हैं और वकील के बेटे को कुछ नहीं हो सकता, उनको सजा नहीं हो सकती। बिल्कुल बिल्कुल, ये उनके लिए बड़ी एक नॉर्मल सी बात थी हमें इस तरह आके कहना, ना कि हमें आके ये कहते कि हमारे बेटे ने ये किया, हम माफ़ी चाहते हैं आप लोगों से। वो उल्टा हमें कहते थे कि जी अगर आप हमसे सुलह करेंगे तो हम आप पे एहसान कर रहे हैं, आप हम पे कोई एहसान नहीं कर रहे। अच्छा खदीजा, अब अगर, क्योंकि अब आप जीत चुकी हैं, आपकी जिद्दोजहद जो आपकी मंजिल थी वो आपने पा लिया है, अब अगर शाह हुसैन आपसे आकर माफ़ी मांगे तो क्या आप उसे माफ़ करेंगी? देखिए माफ़ी के जो तकाज़े होते हैं ना वो पूरे तब होते हैं जब नदामत हो, जब अफसोस हो अपने किए पे। लेकिन इन 3 सालों में और आज भी अदालत में खड़े होकर मैंने यही देखा है कि ना एक शक्ल पे कोई नदामत का असर है, ना कोई जो है ना कोई शर्मिंदगी है, कुछ भी नहीं है। तो ऐसे मामलात में जब बड़ा ज़रूरी हो जाता है कि इंसान जो है ना वो
इंसाफ के लिए डट जाए, और वो मैंने किया है, और मेरे ख्याल में कि इसको बरकरार रहना चाहिए। यानी खदीजा, जब आज उसे सज़ा हो गई, जब उसे आते अदालत से ही गिरफ्तार किया गया, तो आज भी कोई शर्मिंदगी, कोई नदामत उसके चेहरे पर आपको दिखाई नहीं दी? बिल्कुल। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका खदीजा सिद्दीकी और वो तमाम ख़वातीन जो शायद ना उम्मीद हो गई हों हमारे सिस्टम से, हमारे निज़ाम से, तो उनके लिए आप बहुत बड़ी मिसाल हैं कि आपने किस तरह से जद्दोजहद की है और आज आपने वो मंजिल, वो इंसाफ जो आप चाहती थी वो आपको मिल गया है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में साथ होने के लिए। ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। एक सर्वे हुआ है और उसके बाद पता चला है कि फैक्ट्री मुलाजमीन के साथ किस तरह का सलूक किया जाता है उनकी बुनियादी ज़रूरतों के लिए भी। इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक वंस अगेन। अब जिस टॉपिक की जानिब बढ़ने जा रही हूँ, एक ऐसी तल हकीकत का जिक्र करने जा रही हूँ कि अगर खुद पर रखकर सोचूं तो पता चलेगा कि ये जबर सहना किस कदर सख्त और मुश्किल है। एक आम इंसान की ज़रूरियात क्या है? बेहतर खुराक, मुनासिब रिहाइश, सेहत की बुनियादी सहूलियात, बुनियादी तालीम पर रियासत के हर फर्द का हक़ है। तमाम इंसान पैदाइशी तौर पर आज़ाद तो हैं, लेकिन क्या इनफरादी तौर पर हर फर्द को इसके हुकूक हासिल भी हैं? शख्सी लिहाज से बराबरी का दर्जा देने की बात की जाती है, लेकिन क्या माशरे रहने वाले के बुनियादी और फितरी हक़ को छीना जा सकता है? हमारे मजदूर भी इंसान हैं जो एक ऐसे खुद साख्ता बनाए जाने वाले क़वानीन का सामना बड़े अरसे से कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि मुल्क का एक बड़ा तबका मेहनत कश अफराद से ताल्लुक़ रखता है जो 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए दिन भर की मेहनत की चक्की में पिस रहा है। निज़ामी ज़िंदगी अब कुछ यूँ है कि घर के मर्द ही नहीं बल्कि ख़वातीन भी अखराजात का बोझ बर्दाश्त करने के लिए आमदनी बढ़ाने में हिस्सा देती हैं अपना। ये तबका कम पर गुजारा करके खुशहाल नहीं, लेकिन निस्बतन बेहतर ज़िंदगी गुजार कर सब्र शुक्र कर लेता है। लेकिन हम में से बहुत से लोग ये नहीं जानते कि फैक्ट्रियों में कम उजरत पर नौकरी करने वाला ये तबका एक अजीब जहनी कोफ्त बल्कि जिस्मानी अजियत में मुब्तला हो चुका है। लेकिन सलाम है मजदूर की अजमत को कि मज़ीद महंगाई से परेशान ये लोग खामोशी से सब्र का घूंट पीने और ज़िंदगी की गाड़ी घसीटने पर मजबूर हैं। मामला कुछ ऐसा है कि मुल्क की दर्जनों फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूर ख़वातीन और मर्द हजरात पर फैक्ट्री इंतज़ामिया के तहत कुछ पाबंदियाँ लगाई गई हैं। कई ख़वातीन ने बताया कि उनके साथ बदज़बानी की जाती है, दबाव डाला जाता है कि वो पानी पीने पर असरार ना करें, बैतुल खला जाने का तो सोचे भी नहीं वरना उनकी नौकरी ख़तरे में पड़ सकती है। आलमी इंसानी हुकूक की तंजीम के पास 2 फैक्ट्रियों में मैनेजर्स की जानिब से मुलाजमीन को मारने से मुतालिक दस्तावेज़ात तक मौजूद हैं। सवाल यह है कि मजदूर तबका मुल्क में खुशहाली के लिए अपना किरदार तो अदा कर रहे हैं, लेकिन इन मजदूरों की ज़रूरियात का ख्याल आखिर कौन? बात करने के लिए समाजी कारकुन फरजाना बारी साथ मौजूद हैं। इंसानों के साथ ये जो इंसानियत सोच सलूक हो रहा है, इस पर बात करने के लिए नासिर मंजूर साहब हैं जो कि डेप्यूटी जनरल सेक्रेटरी हैं NTUF के, वो भी मेरे साथ मौजूद हैं। आप दोनों को मैं खुशामदीद कहूँगी। फरजाना बारी साहिबा, आपसे बात का आगाज़ करती हूँ। ये गारमेंट फैक्ट्रियों में काम करने वाले मर्द और ख़वातीन परेशानी का सामना कर रहे हैं, लेबर के हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों से गुजरना पड़ता है इनको। इस बात में कितनी सच्चाई है? सबसे पहले तो ये बताइए। देखिए, ये तो एक फैक्ट है कि पाकिस्तान का जो मेहनत कश तबका है, पूरी मईशत का पहिया जो है वो उन्हीं की मेहनत से चलता है। और जो लेबर कवानीन, सबसे बड़ी पहली बात है कि पाकिस्तान का जो गैर रस्मी मईशत का शोबा है वो हमारे मईशत के रस्मी शोबे से बहुत ज़्यादा बड़ा है, 3-4 गुना ज़्यादा बड़ा है। और हमारी ज़्यादातर जो मेहनत कश तबका है वो एक जो जिसको हम कहते हैं इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ इकॉनमी, यानी गैर रस्मी शोबे के अंदर काम कर रहे हैं। और ये बड़े अरसे से कोशिशों की जा रही हैं और अभी कानून भी पास हुआ है कि उनको जो है रेगुलराइज किया जाए, क्योंकि उसमें होता ये है कि जो लेबर कवानीन बने हुए हैं उनका इतलाक़ जो है वो उन जो शोबों में नहीं होता जो कि हमारी जो रस्मी शोबे के अंदर उनको क्योंकि शामिल नहीं किया जाता, तो फिर उनको कॉन्ट्रैक्ट पे रखा जाता है। और जो पाकिस्तान के कानून के मुताबिक जो एक मेहनत कश का हक है उसके हादसे की सूरत में या उसकी बच्चों की तालीम या सेहत की सूरत में, वो पाकिस्तान का जो अक्सरियत मेहनत कश तबका है उसको नहीं मिल रहे हैं। दूसरी बात यह है कि इवन फॉर्मल सेक्टर के अंदर भी आप देखें
कि 15,000 रुपये जो मिनिमम उजरत तय है, अगर आप देखें कहीं भी उसका इतलाक नहीं होता है। और आप पंजाब का, मैं पूरे पाकिस्तान का तो मुझे इस वक्त नहीं है मेरे पास फिगर, लेकिन अगर मैं सिर्फ पंजाब की बात करूं तो आप देखें कि सिर्फ 95 जो हैं वो लेबर इंस्पेक्टर हैं जिनका काम ये है कि वो जाके मुख्तलिफ जहाँ पे काम की जगहों के ऊपर उसका इंस्पेक्शन करें और वहाँ देखें कि क्या सेफ्टी मेजर्स जो हैं या मजदूरों के जो हकूक हैं या लेबर राइट्स उनको मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये रियासत की तरफ से या हुकूमतों की तरफ से तमाम सूबा, मैं समझती हूँ तमाम सूबों में यही सूरत हाल है कि कोई इस चीज में दिलचस्पी है ही नहीं कि जो मजदूरों के लेबर राइट्स हैं खवातीन को नहीं दी जाती है। फरजाना बारी साहिबा, इसके अलावा अगर कोई बीमारी है एडवांस में उजरत, ये भी कानून का हिस्सा है लेकिन वो भी नहीं दी जाती, बीमारी पर छुट्टियां भी नहीं दी जाती। ये तमाम ये सेक्टर्स हैं, फर्म्स जो चल रही हैं उनमें इस तरह का सलूक किया जाता है मुलाजिम के साथ। बिल्कुल, और खवातीन इस बारे में शिकायत करती हैं लेकिन मजबूर होती है कि उन्होंने काम भी करना है। ऐसी एक वीडियो भी देखी हमने। नासिर साहब, ये जो आपकी यूनियन है, इनका काम तो आई थिंक आप लोगों का काम यही है कि तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। कानून तो मौजूद है तो फिर अमल दरामद हो क्यों नहीं रहा है सर? इसमें सबसे जो अभी आपने बातें की हैं वो सारा सच है, बल्कि इससे भी ज़्यादा भयानक सच है। उसकी वजह यह है कि देखिए पाकिस्तान के अंदर कुछ 68 मिलियन वर्क फोर्स है, उसमें से सिर्फ जो है 1% जो है वर्कर्स जो यूनियनाइज हैं। और अगर प्राइवेट सेक्टर में देखा जाए जहाँ बहुत बड़ी इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा वर्कर्स वहाँ काम करते हैं, वहाँ 1% से भी कम वर्कर्स जो है वो यूनियनाइज हैं। अगर वर्कर्स को तंजीम बनाने का हक ही नहीं है, वो तंजीम नहीं बना सकता तो फिर अपने राइट्स को प्रोटेक्ट भी नहीं कर सकता। फैक्ट्रियाँ कारखाने वर्चुअली जो है ये एक कन्फाइनमेंट्स हैं और वहाँ स्लेवरी है। लॉज मौजूद हैं, इवन ये कि ब्रिटिश पीरियड के लॉज भी आज 21वीं सदी में उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। 8 घंटे का वर्किंग आवर्स है फैक्ट्री कारखानों में, 9 से लेकर 12 घंटे तक वर्कर से काम लिया जाता है। बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ जो है मिनिमम वेज जो है 95% फैक्ट्रीज के अंदर मिनिमम वेज नहीं दिया जाता। वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी से EOBI से रजिस्टर्ड नहीं किए जाते। इसी तरीके से हमने, आप अगर ये देखेंगे फैक्ट्री कारखानों में 95% वर्कर्स जो हैं उनके पास अपॉइंटमेंट लेटर ही नहीं है। जब वर्कर्स के पास अपॉइंटमेंट लेटर्स नहीं होते तो वो कहीं पे भी अगर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होता है, जिम्मेदार कौन है नासिर साहब? इसका जिम्मेदार मैं ये समझता हूँ कि मालिकान भी हैं और जो है लेबर डिपार्टमेंट जो गवर्नमेंट के इदारे हैं वो इसके जिम्मेदार हैं। और ये इसलिए है, और हम ये समझते हैं कि अगर ये मामला जारी रहे तो पाकिस्तान को बहुत सारे जो इंटरनेशनल इन्होंने कन्वेंशन को साइन किया हुआ है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत है सर, इंसाफ के नाम पर ही इनकी ये हुकूमत है सर, इसमें भी कोई तब्दीली नहीं आई। मेरा ख्याल है कि इस गवर्नमेंट के अंदर इंसाफ के नाम से जितनी नाइंसाफी आज हो रही है इससे पिछली पूरी हिस्ट्री में कहीं नहीं है। अगर आप प्रेस क्लब के सामने जाके देखें 112 दिन से डॉक के वर्कर्स जो है इस बात के लिए खड़े हुए हैं कि उनको जॉब्स जो है उनको 28 साल से वो लोग 30 साल से वहाँ काम कर रहे हैं, उनको जॉब से निकाला जा रहा है। फरजाना साहिबा, आप नहीं समझती, आप इस बात की मजम्मत नहीं करती कि लोग अगर वॉशरूम जाना चाहते हैं तो उनको वॉशरूम की इजाजत नहीं दी जाती बल्कि नौकरी से निकाल दिया जाता है? बिल्कुल जी, ये मैं वही तो ये बात कर रही हूँ कि क्योंकि देखें यहाँ पे किसी भी तरह की, चाहे आप कोयले के कारकुनों को देख लें, मतलब कोयले की कानों में काम करने वाला, मतलब वो आप उसको किलिंग फील्ड बन चुके हैं। इसी तरह फैक्ट्रियों में देखें किसी किस्म की सेफ्टी मेजर्स जो नहीं होती और इसकी वजह से जो आए दिन जो हादसा होते हैं, आग लगती है। बहुत बहुत शुक्रिया फरजाना बारी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप साथ मौजूद थी। और प्रोग्राम के आखिर में सिर्फ यही कहना बाकी बचता है कि अब इनकी ख्वाबगाहों में कोई आवाज़ मत करना, बहुत थक हार कर फुटपाथ पर मजदूर सोए हैं। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, अल्लाह ने के बाद।